बीते कुछ दिनों में एक पुराना कैंपेन फिर जोर पकड़ रहा है। सुपर हीरो जॉनरा का वो कैंपेन जिसने एक्चुअल में एक स्टूडियो को पूरी तरह से घुटनों पर ला दिया था। #रीस्टोर द स्नाइडरवर्स। देखो ये कैंपेन क्या था और अब ये दोबारा जोर क्यों पकड़ रहा है और अब इसकी क्या ज़रूरत आन पड़ी है और पहले ये कैंपेन एक्चुअल में शुरू हुआ क्यों था। सारी चीज़ें इस वीडियो में जानेंगे और इस वीडियो में एक चीज़ और जानेंगे, स्नाइडर कट क्या था और स्नाइडर कट से पहले जैक स्नाइडर का रियल विजन क्या था डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स को लेके। चलो सारी बातें जानते हैं। देखो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं #रीस्टोर द स्नाइडरवर्स क्या है और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि एक्चुअल विजन क्या था जैक स्नाइडर का स्नाइडरवर्स को लेकर। देखो सबसे पहली बात, 2008 में आयरन मैन के साथ मार्वल ने सबसे पहले अपना सिनेमैटिक यूनिवर्स शुरू किया। आयरन मैन की सक्सेस के बाद मार्वल ने अपना पूरा सिनेमैटिक यूनिवर्स स्टार्ट किया और उसके बाद एवेंजर्स पे उन्होंने अपने यूनिवर्स को एक बहुत ही बढ़िया चांस दिया। वहाँ से एवेंजर्स की सक्सेस देखी गई और एवेंजर्स की सक्सेस को लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया और सुपर हीरो जॉनरा को मानो एक नई ऊंचाई मिल गई हो। इसी के बाद से WB ने एक चीज़ ठान ली कि भैया इस बहती गंगा में हम ज़रूर हाथ धोएंगे और हाथ धोकर वो लोग अपने सुपर हीरोज़ के पीछे बढ़ गए। जैसे कि हमारे सुपरमैन, बैटमैन, वंडर वुमन, इन सब को लेकर वो जस्टिस लीग की एक मूवी बनाना चाहते थे। लेकिन इस बार कोई सिंगल या स्टैंड अलोन मूवी नहीं, वो पूरे के पूरे यूनिवर्स को बनाना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने अप्रोच किया सबसे ज़्यादा भरोसेमंद और सबसे ज़्यादा काबिल इंसान को। जी हाँ, क्रिस्टोफर नोलन को। अब नोलन वापस से कोई इस तरीके की मूवी नहीं करना चाहते थे क्योंकि नोलन बहुत ज़्यादा डिफरेंट डायरेक्टर हैं। इसलिए उन्होंने इस मूवी को प्रोड्यूस किया जो कि सिनेमैटिक यूनिवर्स को स्टार्ट करने वाली थी और उसके लिए उन्होंने डिफरेंट डायरेक्टर्स ढूंढे, जिसके लिए उन्होंने जैक स्नाइडर को फाइनलाइज किया। जैक स्नाइडर का काम पहले से ही नोलन को काफ़ी पसंद था और इसीलिए उन्होंने जैक स्नाइडर को इस काम के लिए चुना और पहली मूवी मैन ऑफ स्टील शुरू हुई जैक स्नाइडर के विजन के अंदर। जैक स्नाइडर ने सुपरमैन को अपना एक नया विजन दिया जिसमें उन्होंने सुपरमैन को एक ह्यूमन की तरह ना दिखाकर एक गॉड की तरह दिखाया और यहीं से शुरू हुआ बवाल। जैक स्नाइडर की जो मैन ऑफ स्टील थी उसमें सुपरमैन काफ़ी ज़्यादा डार्क हो गया था। इससे पहले लोगों ने इतना डार्क सुपरमैन देखा ही नहीं था और इसीलिए लोगों ने मैन ऑफ स्टील को उतना पसंद नहीं किया। देन उसके बाद जैक स्नाइडर ने बैटमैन वर्सेस सुपरमैन बनाई जो कि एक्चुअल में बैटमैन वर्सेस सुपरमैन नहीं होने वाली थी। बैटमैन वर्सेस सुपरमैन के प्लान्स काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट थे और इसे जैक स्नाइडर एक अलग मूवी की तरह बनाने वाले थे जो कि एक्चुअल में जस्टिस लीग होती। लेकिन यहाँ पर स्टूडियोज़ ने इंटरफेयर किया और स्नाइडर को एक्चुअल में BVS बनानी पड़ी। लेकिन हम सब जानते हैं कि जस्टिस लीग यानी कि 2017 वाली जो जस्टिस लीग थी उसके साथ क्या हुआ। देखो जैक स्नाइडर के ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव आ रहे थे और क्योंकि उनकी पहली 2 मूवीज़ काफ़ी हद तक फ्लॉप हुई थी स्टूडियो की नज़रों में, मतलब उसने उतना ज़्यादा बिजनेस नहीं किया था, इसलिए एवेंजर्स मूवी जिस बंदे ने डायरेक्ट करी थी उसी को उन्होंने जैक स्नाइडर की मूवी यानी कि जैक स्नाइडर जो जस्टिस लीग बना रहे थे उस जस्टिस लीग को डायरेक्ट करने के लिए जॉस व्हीडन को बुलाया। जॉस व्हीडन पहले ही एवेंजर्स सीरीज ऑफ अल्ट्रॉन में एक सक्सेस दिखा चुके थे और उनको बुलाया गया जैक स्नाइडर के द्वारा जो बनाई गई जस्टिस लीग है उसे रीफ्रेम करने के लिए। अब देखो यहाँ पर बात आती है कि जॉश व्हीडन को यहाँ पर सिर्फ जैक स्नाइडर की हेल्प के लिए लाया गया था, यानी कि इस तरीके के बंदे को लाया गया जो कि जैक स्नाइडर को थोड़ा पंचेस वगैरह सिखा सके, थोड़ा फन वगैरह ला सके। लेकिन धीरे धीरे करके जैक स्नाइडर साइडलाइन होते गए और जॉश व्हीडन ने पूरी की पूरी जस्टिस लीग को अपने हाथ में ले लिया और बाद में उन्होंने जस्टिस लीग को पूरी तरीके से रीराइट कर दिया। लेकिन जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग जो कि हमें स्नाइडर कट में देखने को मिली वो एकदम डिफरेंट थी और जो 2017 में बाबासीर हमें देखने को मिली थी वो बहुत ही ज़्यादा बेकार चीज़ थी। वेल स्नाइडर का आगे की मूवीज़ का क्या प्लान था, मैन ऑफ स्टील के बाद BVS जो थी और उसके बाद जस्टिस लीग मूवीज़ थी, उनका क्या प्लान था, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन स्नाइडर के साथ क्या हुआ था और स्नाइडर ने एक्चुअल में ये जो पूरा का पूरा DC यूनिवर्स है इसको छोड़ा था, इसके पीछे का रीज़न अगर आप जानना चाहते हो तो इस वीडियो में पूरी तरीके से बने रहो। देखो आज की इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में ब्रेक डाउन करते हैं कि जस्टिस लीग 2 और जस्टिस लीग 3 के एक्चुअल में स्टोरी क्या होने वाली थी। अब देखो सबसे पहले मैं आपको थोड़े से ग्लिम्स दे देता हूँ जैक स्नाइडर्स जस्टिस लीग का।
देखो जैक स्नाइडर जस्टिस लीग में हम लोगों ने देखा स्टेपनवुल्फ धरती पर आता है, वो मदर बॉक्सेस कलेक्ट करता है और वो डार्क साइड को अर्थ पर लाना चाहता है क्योंकि अर्थ पर एंटी लाइफ इक्वेशन प्रेजेंट है, जो कि ऑब्वियसली डार्क साइड की पहली चाहत है। अब डार्क साइड को ये तो पता लग गया था स्टेपनवुल्फ की मदद से कि भाई अर्थ पर एंटी लाइफ इक्वेशन है, और वो इस चीज़ के पता लगने के बाद कभी भी चुप नहीं बैठेगा और इसलिए वो अर्थ पर आना चाहता है। और यहीं पर हमारी जो जस्टिस लीग 1 है वो ख़त्म हुई थी, और यहाँ पर हम लोगों ने नाइटमेयर सीक्वेंस भी देखा था जिसे अब मूवीज़ में कंटिन्यू किया जाने वाला था। तो आगे की स्टोरी के लिए डार्क साइड अर्थ पर आ जाता है। अब जस्टिस लीग 2 में जैसे ही डार्क साइड अर्थ पर आता है, सुपरमैन ईवल बनता है, बैटमैन की डेथ हो जाती है और एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल लव एंगल हमें शायद देखने को मिलने वाला था, जिसे वार्नर ब्रोस ने ऑब्वियसली डिलीट करवा दिया था। लेकिन अब तुम लोग दिल थाम कर बैठ जाओ क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुम स्नाइडर फैन हो चाहे नहीं हो, ये स्टोरी सुनकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सो लेट्स डीप डाइव इनटू स्नाइडरवर्स दैट नेवर हैपेंड। तो कहानी शुरू होती है जस्टिस लीग के पार्ट 2 से। स्नाइडर का प्लान था कि ये मूवी एम्पायर स्ट्राइक्स बैक जैसी होती, यानी हीरोज बुरी तरीके से हारने वाले थे। मूवीज़ की शुरुआत में हम देखते हैं कि हीरोज अपने पर्सनल स्ट्रगल्स में बिजी हैं। सुपरमैन और लोइस रिकनेक्ट कर रहे हैं, वंडर वुमन थेमिस्केरा में वापस जाने वाली है और एक्वामैन एटलांटिस में काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है। लेकिन बैकग्राउंड में लेक्स लूथर चुपचाप नहीं बैठा। तुम्हें वो सीन याद है जहां वो डेथस्ट्रोक के साथ एक इनजस्टिस लीग बनाने की बात कर रहा था? वही चीज़ वो यहाँ पर बनाने की कोशिश करता है, और इसमें उसका साथ देने वाले डॉक्टर पॉइजन, ब्लैक मांटा, ओशन मास्टर, ये सब लोग होने वाले थे। लेकिन सबसे ज़्यादा शॉकिंग था रिडलर, जो कि इस टीम का एक कोर मेंबर होने वाला था। स्नाइडर के ओरिजिनल प्लान्स में रिडलर वही था जिसने एंटी लाइफ इक्वेशन को सॉल्व किया था। लेक्स लूथर को पता चलता है कि एंटी लाइफ इक्वेशन क्या है। वो कोई वेपन नहीं है बल्कि एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है जो किसी भी इंसान या एलियन की फ्री विल को ख़त्म कर सकता है और उसे अपने कंट्रोल में ले सकता है। एक बहुत डार्क सीन प्लान किया गया था जहां रिडलर बैटमैन को बताता है कि उसने इक्वेशन को सॉल्व कर लिया है, और उसका दिमाग इतना हैवी हो गया है इस नॉलेज से कि वो बैटमैन के सामने खुद को गोली मार लेता है। दिस मूवी वॉज गोइंग टू बी R-rated। अब आता है मूवी का टर्निंग पॉइंट। डार्क साइड अर्थ पर अटैक करता है, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं आता, उसके साथ होता है लेक्स लूथर, यानी कि उसकी मदद करता है लेक्स लूथर। लेक्स डार्क साइड को बताता है कि अगर सुपरमैन को हराना है तो वो बहुत नामुमकिन हो जाएगा अनलेस तुम उसकी दुनिया तोड़ दो, और उसकी दुनिया एक ही है, लोइस लेन। अब क्योंकि डार्क साइड को लेक्स ने एंटी लाइफ इक्वेशन और सुपरमैन की कमजोरी दोनों ही दे दी थी, तो सबसे पहले डार्क साइड अगर किसी को मारता है तो वो लेक्स लूथर होता है। और फिर लेक्स को निपटाने के बाद डार्क साइड सीधा मून ट्यूब से लैंड करता है बैट केव में, जहां पर लोइस और बैटमैन छुपे हुए थे। बैटमैन को लोइस की प्रोटेक्शन करनी थी क्योंकि सुपरमैन डार्क साइड से लड़ने के लिए बहुत दूर गया हुआ था, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके पीठ पीछे डार्क साइड वहीं बैट केव में आ जाएगा। बैट केव में आते ही वो बैटमैन को दूर फेंक देता है, और जैसे ही यहाँ पर ओमेगा बीम्स वो मारता है, लोइस लेन पूरी तरीके से वेपराइज हो जाती है, और तभी वहाँ आता है सुपरमैन। सुपरमैन लोइस को इस हालत में देखते ही पूरी तरह से टूट जाता है, और इसी बात का, इसी मेंटल ब्रेकडाउन का फ़ायदा उठाकर उसी वीक मोमेंट में डार्क साइड एंटी लाइफ इक्वेशन का यूज़ करता है और सुपरमैन को माइंड कंट्रोल कर लेता है। और यहीं जन्म होता है ईवल सुपरमैन का, जो हमने बैटमैन वर्सेस सुपरमैन और स्नाइडर कट के नाइटमेयर सीक्वेंस में देखा था। सुपरमैन अब डार्क साइड का कमांडर बन चुका है। जस्टिस लीग का एंड बहुत दर्दनाक होने वाला था। 5 साल का जंप दिखाया जाता है जहां पूरी दुनिया डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। वंडर वुमन और एक्वामैन मर चुके थे, जिन्हें खुद डार्क साइड ने अपने हाथों से मारा था। बचा कौन कौन? बैटमैन और उसकी टीम में थे फ्लैश, जो कि टाइम ट्रैवल कर सकता था, साइबॉर्ग, मेरा और डेथस्ट्रोक, और इन सब के साथ था जोकर। ये वही जोकर है जिसे हमने नाइटमेयर टाइमलाइन में भी देखा था, जिसे जैरेड लीटो प्ले कर रहे थे। ये वही टाइमलाइन है जहां बैटमैन गन्स यूज करता है और जोकर के साथ काम करने को वो मजबूर है। तुम लोगों ने वो डायलॉग भी सुना होगा कि जोकर को वो बोलता भी है, जैसे ही ये सारा काम खत्म हो जाएगा मैं तुम्हें जान से मारूंगा, लेकिन मैं तुम्हें एक बार में नहीं मारूंगा, मैं तुम्हें धीरे धीरे करके मारूंगा। लेकिन अब वीडियो पे वापस आते हैं और इनका प्लान जानते हैं।
देखो, बैटमैन की टीम का प्लान सिंपल था। वो फ्लैश को टाइम में पीछे भेजकर बैटमैन को वॉर्न करना चाहते थे। स्नाइडर के रियल प्लान में ग्रीन लैंटर्न जॉन स्टुअर्ट भी इस फ्यूचर टाइमलाइन में आते और अर्थ पर उनका शिप क्रैश करता और रेजिस्टेंस फोर्स को वो ज्वाइन कर लेते। इस टाइमलाइन में सुपरमैन एक विलन हो चुका था जो सबको ढूंढ ढूंढ कर मार रहा था। स्नाइडर ने इस सीन को डिस्क्राइब किया था जहां सुपरमैन उनके हाइडआउट को ढूंढ लेता है और मेरा को, ग्रीन लैंटर्न को और इवन साइबॉर्ग को पकड़ पकड़ के मारता है। साइबॉर्ग को तो बीच से फाड़ देता है। फ्लैश बस टाइम ट्रैवल करना शुरू करने ही वाला था, तभी सुपरमैन वहां आ जाता है। जस्ट बिफोर फ्लैश डिसअपीयर्स इनटू द स्पीड फोर्स, बैटमैन अपनी जान देता है और फ्लैश के लिए टाइम बाय करता है। ये थी जस्टिस लीग 2 की एंडिंग, कंप्लीट डिप्रेशन। अब तुम ये सोचो कि इन्फिनिटी वॉर से भी कितना ज़्यादा डिप्रेशन हो जाता है यहाँ पर, और इस चीज़ को हमारे वार्नर ब्रोस ने सैक कर दिया था। लेकिन अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई, अभी तो काफ़ी बड़ा ट्विस्ट बाकी है जो कि बहुत कंट्रोवर्शियल होने वाला था। जैक स्नाइडर की ओरिजिनल स्क्रिप्ट में ये दिखाया जाने वाला था कि सुपरमैन के जाने के बाद, यानी कि बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में जब एक्चुअल में सुपरमैन दुनिया से चला गया था, मर गया था, तब लोइस लेन बिल्कुल अकेली हो गई थी और लोइस और ब्रूस करीब आ गए थे और उनका एक रोमांटिक रिलेशनशिप बिल्ड हुआ था जहां पर लोइस प्रेग्नेंट हो गई थी। और यहाँ पर लोइस लेन जो है वो बैटमैन के बच्चे के साथ प्रेग्नेंट हुई थी, लेकिन बाद में रिवील किया गया कि बच्चा क्लार्क का ही था। ये आइडिया सुनने के बाद सोप ओपरा लगता है, लेकिन थैंकफुली स्टूडियो ने अभी इसको मना कर दिया था। रिवाइज्ड प्लान में ये रोमांस को हटा दिया गया और फोकस लोइस और क्लार्क पर ही किया गया। लेकिन हम स्टोरी पर वापस आते हैं। देखो, फ्लैश टाइम ट्रैवल करता है और हम सब ने बैटमैन वर्सेस सुपरमैन का वो फेमस सीक्वेंस देखा है जहां पर ब्रूस को ड्रीम आता है फ्लैश का, और फ्लैश उससे कह रहा होता है दैट लोइस इज द की, लोइस को बचाओ। लेकिन इस बार फ्लैश जो है वो सही टाइमलाइन पे पहुंचता है। पिछली बार वो गलत टाइम पे पहुंच गया था जब ब्रूस को ऐसा कुछ पता ही नहीं था, लेकिन अब वो सही टाइम पे पहुंचता है और ब्रूस पहले से ही अलर्ट रहता है। तो अब आते हैं फाइनल जस्टिस लीग 3 पर। तो क्योंकि फ्लैश ने फ्यूचर से आकर बैटमैन को वॉर्न कर दिया था और हिस्ट्री बदल जाती है, तो इस बार डार्कसाइड जैसे ही बैट केव में आता है, लोइस को मारने जाता ही है, बैटमैन पीछे नहीं हटता। बैटमैन ओमेगा बीम के बिल्कुल सामने आ जाता है और इसी टाइम पे सुपरमैन भी आ जाता है। सुपरमैन देखता है लोइस सेफ है, लेकिन बैटमैन ने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया है। और जैसे ही वो ये देखता है कि लोइस को बचाने के लिए बैटमैन ने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया है, उसी टाइम पर सुपरमैन को तगड़ा गुस्सा आ जाता है और वो डार्कसाइड को बुरी तरीके से पीटने लगता है। इतना कि डार्कसाइड को रिट्रीव करना पड़ता है और वो बूम ट्यूब खोल के भाग जाता है। इमेजिन करो सुपरमैन का वो गुस्सा जब वो डार्कसाइड को पागलों की तरह पीट रहा हो। अब इसके बाद एक फाइनल बैटल हमें दिखने वाली थी जहां पर सारे के सारे हीरोज रीयूनाइट करते और सुपरमैन इन सबको लीड करता। वंडर वुमन थेमिस्केरा की पूरी आर्मी लेकर आती, अमेज़न्स की पूरी आर्मी, और एक्वामैन 7 किंगडम्स ऑफ एटलांटिस के साथ आता। ग्रीन लैंटर्न्स के कॉप्स भी स्पेस से इस लड़ाई में शामिल होने आते और इंसानों की आर्मीज तो थी ही, सब मिलकर डार्कसाइड के पैराडीमंस आर्मी से लड़ते। और यहाँ पर बैटल लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के लेवल की होने वाली थी। इवेंचुअली यहाँ पर ये दिखाया जाता है कि डार्कसाइड को ये सब लोग मिलकर बहुत बुरी तरीके से हराते हैं और उसे मार देते हैं। और यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हीरो डार्कसाइड को मारने के लिए अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस करता है। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि बैटमैन मर चुका है और वो रियल हीरो था स्टोरी का। एपिलॉग में हमें 20 साल आगे की बात दिखाई जाती है और लोइस लेन और क्लार्क दोनों अपने बेटे का नाम रखते हैं ब्रूस, और ब्रूस केंट को वो लोग लेकर जाते हैं बैट केव में। अब देखो, यहाँ पर स्नाइडर का विजन ये था कि जो सुपरमैन और लोइस का बेटा होने वाला है उसके पास सुपरमैन की पावर्स नहीं होंगी, क्योंकि वो पूरी तरीके से क्रिप्टोनियन नहीं था, वो आधा ह्यूमन और आधा क्रिप्टोनियन था। जैक स्नाइडर लॉजिक। और क्लार्क और लोइस जब उसे बैट केव में लेकर आए थे तब वो अपने बेटे को बताते हैं कि तुम्हारे अंकल ब्रूस वेन चाहते थे कि तुम ये रखो, और वो उसे प्रेजेंट करते हैं बैटमैन का क्लो और सूट, और एंड में सुपरमैन का बेटा बनता है नया बैटमैन। पॉलिटिक है ना यार।
कमेंट सेक्शन में तुम लोग बताओ। तो दोस्तों ये था पूरा प्लान मैन ऑफ स्टील से शुरू होकर एक नए बैटमैन के जन्म तक। नो डाउट यार इसमें कुछ एलिमेंट्स थोड़े वियर्ड थे, लेकिन जो स्केल था, जो स्टेक्स थे, स्नाइडर ने जो प्लान किया था भाई वो लेवल अलग था। हेनरी कैविल का सुपरमैन एक कंप्लीट आर्क देखता और पहली बार उड़ना सीखने से लेकर डेथ के बाद रेजरेक्शन तक और ऑलमोस्ट ईवल हो जाने तक, फाइनली ह्यूमैनिटी का लीडर बनने तक वो सारी चीज़ें देखता। और बेन एफ्लेक का बैटमैन, उसका पूरा का पूरा रिडेम्पशन आर्क चलता। अब तुम खुद ही देख सकते हो यहाँ पर स्टोरी में कितनी ज़्यादा डेप्थ होती, कितना ज़्यादा ड्रामा होता, कितना ज़्यादा खून खराबा होता। और यहाँ पर हम लोग काफ़ी सारी चीज़ों को मिस कर गए हैं। अब यहाँ पर रिसेंटली बात निकल के आई है कि जो स्नाइडर कट है, जो स्नाइडर का रियल विजन था, स्नाइडर वर्स था, उसे रिस्टोर किया जा सकता है। देखो WB अभी बिकने की कगार पर है और बहुत सारे बायर्स जो हैं वो लाइन में लगे हुए हैं। अब पैरामाउंट ने सऊदी अरेबिया के लोगों के साथ मिलके यहाँ पर पूरा का पूरा WB खरीदने का प्लान बनाया है और सऊदी के लोग ये चाहते हैं कि भैया स्नाइडर वर्स जो है वो रिस्टोर होना चाहिए। यही रीज़न है अभी स्नाइडर भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं रिस्टोर द स्नाइडर वर्स कैंपेन को लेकर। तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताओ, क्या तुम इस स्नाइडर वर्स को देखना चाहोगे लाइव एक्शन में, या फिर तुम अभी जेम्स गन का जो नया वाला वर्जन है उसे देखना चाहोगे। कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ बताना। तब तक मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रॉम शिवा मौर्य एंड सुपर इंडिया।